जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना और दुर्गा उत्सव को लेकर प्रदेश शासन के बाद जिला प्रशासन ने जारी किए नए आदेश। बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का हुआ निरीक्षण। इतवारी ट्रेन चलाए जाने को लेकर बढ़ी अटकलें। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मिले ज्वाइनिंग लेटर, सत्यापन में दिखी अव्यवस्था। जिले भर में जगत जननी मां दुर्गा की शुरू हुई आराधना। मंदिर और दुर्गा पंडालों में हुई विशेष सजावट। दशहरा चल समारोह पर असमंजस बरकरार। महावीर सेवा दल समिति ने शुरू की तैयारी, प्रशासन ने नहीं दी अभी अनुमति। रेलवे स्टेशन वारासिवनी से गुरुवार को ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए भेजी गई ट्रेन के द्वारा ओएमएस ऑक्सीलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट वारासिवनी कटंगी तिरोड़ी और तुमसर रेलवे ट्रैक पर विद्युतीकरण का कार्य रेलवे द्वारा किया गया है, जिसका बीते कुछ दिनों से कई बार निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया गया है। परंतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा ट्रैक मॉनिटरिंग ओएमएस का फाइल राउंडर लेकर निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें इतवारी से ट्रेन प्रारंभ हुई, जिसके द्वारा तुमसर से तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट के बीच विद्युतीकरण का निरीक्षण करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रेन दौड़ाकर किया गया। जिसके बाद बालाघाट से जबलपुर लाइन के विद्युतीकरण का ट्रैक मॉनिटरिंग किया जाना है। इस दौरान उक्त ट्रेन कटंगी की ओर से वारासिवनी आई और सीधे बालाघाट की ओर चली गई। और उसके अंतर्गत ये ट्रेन इतवारी से चली, तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी से थ्रू निकली। बालाघाट होते हुए ये ट्रेन बालाघाट, और उसके बाद उनका जो शेड्यूल है फिर नैनपुर का भी है, गढ़ा का है, गोंदिया से रामटेक का भी है और नैनपुर से मंडला का भी है। कब तक चालू होने की संभावना है? हमारा तो प्रयास है कि इस नवरात्रा में ये ट्रेन का शुभारंभ हो जाए और ज़िले वासियों को इसका लाभ मिले, और कम से कम ज़िले वाले इस बार डोंगरगढ़ और मैहर की सीधी रेल सेवा का यात्रा का उपयोग करें। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में गुरुवार को जिला अधिवक्ता संघ का वार्षिक सम्मेलन रखा गया, जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश सोनवाने की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस कार्यकारिणी के द्वारा किए गए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर चुनाव की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की गई है। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल विगत 27 अगस्त को समाप्त हो गया है। पिछले सामान्य सभा की बैठक में बारिश की वजह से इस कार्यकारिणी को 2 माह का एक्सटेंशन दिया गया था। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवर्षीय चुनाव आगामी 12 नवंबर को होंगे। वहीं चुनाव के लिए अधिवक्ता हरीश नकपुरे को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। 7/10 को हमारा वार्षिक सम्मेलन रखा गया था, जिसमें द्विवार्षिकी चुनाव की घोषणा की गई है, जो आगामी 12 नवंबर को द्विवार्षिकी चुनाव होंगे हमारे जिला अधिवक्ता संघ के। और हमारे यहाँ जो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी ये सामान्य सभा रखी गई थी। निर्वाचन अधिकारी श्री हरीश नकपुरे अधिवक्ता हैं, जो हमारे यहाँ लगातार निर्वाचन अधिकारी के रूप में सफल कार्य आयोजन करते रहे। वही हमारे आगामी चुनाव के लिए भी निर्वाचन अधिकारी हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में गेट नंबर 1 नहीं खुलने के मामले पर बालाघाट न्यायालय में अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश। गुरुवार को न्यायालय कार्य से विरत रहे अधिवक्ता, जिस पर जबलपुर में धरना देकर हड़ताल कर रहे वकीलों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। इस घटना के विरोध में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य में विरत रहे। इसी प्रकार की स्थिति बालाघाट जिला न्यायालय में भी रही। रोजाना की तरह अधिवक्तागण न्यायालय में पहुंचे, लेकिन न्यायालयीन कार्य न करते हुए अपने कार्य में विरत रहे, जिसके कारण गुरुवार को न्यायालयीन कार्य काफी प्रभावित हुआ। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश जबलपुर के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय का हमको लेटर आया
कि हाई कोर्ट में गेट नंबर 1 बंद कर दिया गया है, जिसके संबंध में सभी अधिवक्ता लोग वहाँ के डीजे जबलपुर के पास गए तो उनका रवैया सकारात्मक नहीं था। उन्होंने वकीलों के लिए उस गेट को खोलने से मना कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर हड़ताल की गई, वकीलों के द्वारा धरना दिया गया। तो उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज का ये जो कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया, उसी के चलते हमने बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चिचगांव में इसी ग्राम की एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बिरसा पुलिस ने मृतिका सुखनीबाई धुर्वे उम्र 55 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखनीबाई अपने गांव में आंगनबाड़ी का सहायिका के पद पर पदस्थ थी। 6 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे सुखनीबाई नहाने के लिए अपने गांव के ही तालाब में गई थी। तालाब जाते समय उसका नाती तालाब से नहाकर घर वापस लौट रहा था। सुखनीबाई तालाब के पायदान पर बैठकर नहा रही थी, तभी पैर फिसलने से वह तालाब के गहरे पानी में चली गई। बताया गया कि इस दौरान सुखनीबाई का नाती चाबी लेने तालाब की तरफ गया था। तब उसने अपनी दादी को तालाब में डूबता हुआ देखा और चिल्लाया, जिसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग दौड़े, सुखनीबाई को तालाब से बाहर निकाले और तुरंत बिरसा के अस्पताल ले गए, किंतु सुखनीबाई की मौत हो चुकी थी। नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती निवासी टिकुर शाहर ने बुधवार की शाम 5 बजे घर पे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक टिकुर पिता चंदनलाल सहारे वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती निवासी कबाड़ी खरीद कर बेचने का काम करता था, जो बुधवार को घर में ही था और सुबह से मोहल्ले में घूम रहा था। इस दौरान करीब 3 बजे कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 9 की बोड़े तालाब में गिर गया था, जिसे उसके द्वारा बाहर निकालकर वह अपने घर चला गया था, जहां पर उसकी पत्नी व बेटी जो मजदूरी का कार्य करने जाती है, वह शाम 6 बजे घर लौटी तो मृतक की बेटी झाड़ू लगाने के लिए घर के कमरे में झाड़ू ढूंढ रही थी। तभी जो झाड़ू लेने के लिए बीच कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पिता दीवार के किनारे फांसी पर लटके हुए हैं। बालाघाट जिला मुख्यालय में पानीपत की तर्ज पर दशहरा पर्व चल समारोह निकाला जाता है। इस वर्ष भी दशहरा पर्व को लेकर महावीर सेवा समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोरोना के चलते पिछले वर्ष चल समारोह सीमित रूप से निकाला गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना का पालन करते हुए चल समारोह निकाले जाने की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से चल समारोह को लेकर कोई अनुमति नहीं मिल पाई है। दशहरा चल समारोह में 40 किलो वजनी मुकुट हनुमान जी द्वारा धारण कर शहर में भ्रमण किया जाता है। इस वर्ष हनुमान जी का स्वरूप शिवम सचदेवा द्वारा धारण किया जा रहा है, जिनके द्वारा राम मंदिर में 40 दिनों तक रहकर कठिन तपस्या की जा रही है। परंपरा के अनुसार हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले हनुमान जी महावीर सेवा समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ नए राम मंदिर से पुराने राम मंदिर पहुंचे और परंपरा के अनुरूप श्री राम जी को चोला चढ़ाया और भगवान राम की पूजा अर्चना की। अभी वैसे तो दशहरे का जो हमारा मेन कार्यक्रम रहता है वो विजयदशमी के दिन मतलब 15 दिन का ही है, लेकिन इस बीच में मंदिर में दोनों टाइम भजन पूजन होते रहते हैं। और जो हमारा एक विशेष प्रोग्राम प्रतिदिन का रहता है हनुमान जी की आरती, वो सुबह 7 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है। उसके अंदर काफी लोग उपस्थित होते हैं। और हमारा दूसरा कार्यक्रम रहता है दशहरे के संबंध में कि जो पहला मंगलवार आता है उसमें ये हनुमान चौक में जो हनुमान मंदिर है वहां पे हम लोग पूरे सदस्य वानर सेना हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम रहता है दशहरा से एक दिन पहले मतलब 14 तारीख को। तो 14 तारीख के दिन जो स्वरूप धारक है हनुमान जी, जो हनुमान जी का स्वरूप धारण कर रहे हैं, इस बार हनुमान जी का स्वरूप धारण कर रहे हैं, क्या नाम, शिवम सचदेवा स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो वो पिछले 40 दिन से साधना के अंदर में है। तो चूंकि जो मुकुट धारण करते हैं वह धातु का 40 किलो का होता है, तो उसको बांध के एक बार ट्रायल करना पड़ता है कि हमको चल समारोह में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो 14 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास मुकुट धारण किया जाएगा और मुकुट धारण करके हम लोग हनुमान चौक को हनुमान मंदिर आशीर्वाद। आपको बताएं कि दशहरा पर्व पर निकाले जाने वाले चल समारोह की शुरुआत वर्ष 1961 में प्रारंभ की गई थी, जिसके बाद 40 किलो वजनी हनुमान जी का मुकुट पहनकर शहर में भ्रमण करने की परंपरा लगातार चले आ रही है। शुरुआत जो हमारे बुजुर्ग थे उन लोगों ने इसकी शुरुआत आज से लगभग 57-58 साल पहले की थी। 61 में मंदिर की नींव रखी गई 1961 में। उसके बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद से ऐसा जो हमारे बुजुर्ग सदस्य थे, जो पूर्व के सदस्य थे, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया
कि बालाघाट में दशहरे का जुलूस नहीं निकाला जाता, तो बालाघाट का दशहरे का जुलूस एक अच्छी तरीके से निकाला जाता। शासन के द्वारा वर्षों से जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति न किए जाने को लेकर जन स्वास्थ्य रक्षकों में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर आज जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जहां आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। आपको बताएं कि जिले के करीब 1000 जन स्वास्थ्य रक्षक जिले के विभिन्न विकास खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक स्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, जिसको लेकर जन स्वास्थ्य रक्षकों के द्वारा संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन को कई बार आवेदन भी सौंपा गया है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार अब तक नहीं किया गया। जन स्वास्थ्य रक्षक स्वास्थ्य विभाग की प्रथम कड़ी है। अगर जन स्वास्थ्य रक्षक अपनी सेवाएं नहीं देंगे तो मध्य प्रदेश में रोजाना हजारों लोग मौत के घाट में उतरेंगे। वो प्राथमिक उपचार गाँव में करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर हम लोग 1995 से मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक भाइयों को ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग करवा के उनसे 6 महीने का प्रशिक्षण करवा के प्रमाण पत्र परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दिया, मगर सरकार ने आज दिनांक तक हम लोगों को चयनित नहीं किया है। ऐसा लगा कि बच्चा पैदा कर दिया और रोड पे छोड़ दिया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की उदासीनता के कारण हम लोगों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे आप लोगों की यही स्थिति रही तो अगला कदम क्या करेंगे, आप लोग क्या उठाएंगे? आज हम लोगों ने जो सेमिनार रखा है, मीटिंग रखा है, हमारे प्रदेश कोर कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी पहुंचे हुए हैं। हमारी रणनीति यह है कि सरकार को आगाह करवाना है कि अगर हमारा सरकार ने हमारी नियुक्ति नहीं करी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। लामता थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम भोंडवा में इसी ग्राम के एक युवक सुयश पिता दीनदयाल हिरेंद्रवार उम्र 30 वर्ष की कूलर में आए विद्युत करंट से मौत हो गई। यह घटना 5 अक्टूबर की रात्रि करीब 9:30 बजे हुई। लामता पुलिस ने सुयश की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर की रात्रि करीब 9 बजे सुयश ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में गया था, तभी उसका हाथ कूलर में आ गया। बताया गया है कि कूलर में विद्युत करंट था। सुयश का हाथ विद्युत कूलर में लगते ही वह चिपक गया था। इसके चिल्लाने पर माता पिता दौड़े और विद्युत बोर्ड से प्लग निकाले, जिसके बाद सुयश बेहोश होकर गिर गया, जिसे तुरंत ही लामता के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर उपचार के दौरान सुयश की मौत हो गई। 4 अक्टूबर को भटेरा चौकी वार्ड नंबर 11 में लावारिस हालत में मिली बच्ची के परिजनों का आखिरकार पता चल ही गया। आज बच्ची की नानी सहित अन्य परिजन चाइल्डलाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्ची को घर ले जाने की मांग की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में बच्ची की मां ने गोंदिया निवासी विलास उकी के साथ प्रेम विवाह किया था। विलास शराब के नशे का आदी था और किसी भी तरह का काम नहीं करता था, जिसके कारण आए दिन झगड़ा विवाद होने लगा था। इसी दौरान सोनाली उके गर्भवती हो गई और वह अपने मायके जरीरा कुम्हारी आ गई, जहां पर उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया और पालन पोषण करने लगी। इस दौरान वह अपने पति से मिलने गोंदिया भी जाती थी। करीब 1 माह पूर्व अपने पति से विवाद करके अपने मायके पहुंची थी। 4 अक्टूबर को उसने नागपुर जाकर मजदूरी करने की बात अपने परिवारजनों को बताई, जिस पर मना किए जाने पर वह घर वालों को भला बुरा कहकर अपनी बच्ची के साथ नागपुर जाने के लिए निकल गई, जो वापस नहीं आई। वहीं लावारिस बच्ची की जानकारी सोशल मीडिया में वायरल होने पर बच्ची के मामा को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने परिजनों को बच्ची के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों द्वारा भरवेली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और बच्ची को लेने वह आज चाइल्डलाइन पहुंचे। पहले तो भरवेली था, वहाँ से घर गए, फिर पता चला तो वहाँ गए थाने में और वहाँ से फिर उन्हें बोले कि कोतवाली में चलेगा, वहाँ गए, वहाँ से फिर यहाँ पहुँचा तो कागजात जमा किए। अच्छा, 4 तारीख को क्या घटना हुई थी? 4 तारीख को उसके पहले से बोल रही थी वो गाँव जाओ कमाने खाने, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनती है तो मत जा, कहाँ जाएंगी छोटी सी बच्ची को, क्या उम्र है कमाने की, तो नहीं जाऊँगी, पैसे दे दो, नहीं देती, गाली देती थी। फिर मैंने बोली तू कहाँ जाएगी, मत जा, तो नहीं मेरे को जाना चाहिए। पकड़ी बच्ची को, उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे पकड़ ली, कपड़े लत्ते सब पकड़ ली और निकल। ये कब निकली थी जरेरा से? 4 तारीख को निकली। 4 तारीख हाँ, 4 से। तो फिर डॉक्यूमेंट्स और ये सब साथ में ले गई थी? हाँ, पूरे ले गई सर, डॉक्यूमेंट्स भी ले गई, कपड़े लत्ते भी ले गई, अपने भी ले गई, बच्ची के भी। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी?
2018 में उनके पापा की डेथ हुई 9 अप्रैल को, और 13 दिन की 13वीं हुई और भाग कर दी शादी। अच्छा, उनके पति कहाँ है अभी? गोंदिया। क्या करते हैं? दारू पीते हैं, कभी होटल में काम करते हैं, कहीं दारू पी के सो जाते हैं, कहीं रहते हैं। घर के टेंशन से आई थी। यानी अभी बच्ची की माँ आप ही लोगों के पास रह रही थी? हाँ, 1 महीना से रही। 1 महीना से। तो क्या बीच में कोई ऐसा विवाद हुआ था? नहीं जी, कमाने के लिए बोलते थे, मत बोलेगा। तो अभी बच्ची को आप लेने आया? हाँ, मैं तो लेने चाहिए हूँ जी, बहुत परेशान हूँ। 3 दिन चाइल्डलाइन के टीम प्रभारी दिलीप बागड़े ने बताया कि गुमशुदा बच्चे की तलाश करते हुए उसके परिजन चाइल्डलाइन पहुंचे थे, लेकिन अब यह मामला बाल कल्याण समिति सिवनी के द्वारा ही इसका समाधान किया जाएगा, जिसके लिए परिजनों को बाल कल्याण समिति सिवनी भिजवाया जा रहा है, जहां आवश्यक कार्रवाई कर बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। घटना पर हम लोग बच्चों को अपने अभिभावक से मिलकर उसको कोतवाली लेकर वहाँ पर FIR वगैरह दर्ज करवाई, उसकी रोजनामा के रिपोर्ट, और यहाँ चाइल्डलाइन ऑफिस में लाकर उसको हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति सिवनी प्रभा दिख रही है उसको पत्र वगैरह दिया, और बाल कल्याण समिति के आदेश पर हम लोगों ने उसको सावित्री ज्योति बालिका गृह में उसको प्रेषित किया। अभी बच्ची के परिजन आए हैं तो किस प्रकार की जानकारी दी है, क्या घटना हुई थी? हाँ, अभी जो बच्ची के परिजन आए हैं, जिसमें नानी है और उसके मामा है, उनका कहना है कि उसकी माँ जो है सलोनी हुई के, वो उसने गाली गलौज की, घर में झगड़ा वगैरह की, और बच्ची को लेकर कमाने जाती हुई का नाखून निकल गई, और उन्होंने यही बताया कि कमाने के उद्देश्य से निकली, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि बच्ची को उसने कहीं छोड़ दिया है। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे उसके माता पिता नाना नानी कल आए, हमने बाल कल्याण समिति को पत्र लिखा, उससे अवगत कराया, उसके परिजन आने की सूचना दी। अभी बाल कल्याण समिति ने उन्हें कल 8 तारीख को बाल कल्याण समिति सिवनी में पेश होने को कहा। लंबे इंतजार के बाद शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशियों भरा समय आ गया है। शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षक पद के अभ्यर्थियों संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग दिलाने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इससे समस्त अभ्यर्थियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। आपको बताएं कि शिक्षक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने का पिछले 3 वर्ष से इंतजार किया जा रहा था। यह प्रक्रिया लेट होने के कारण पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया गया। शासन स्तर से आदेश आते ही गुरुवार को दोपहर के बाद DEO कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। गुरुवार को यह प्रक्रिया प्रारंभ होने का प्रथम दिन होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी DEO कार्यालय पहुंचे। अधिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति के कारण काफ़ी अव्यवस्था नजर आई, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का कहना था कि वे दूर दूर से आए हैं, इसलिए उनके दस्तावेज का सत्यापन करवाना आवश्यक है। आज मतलब शासन द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक और अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा हुई थी, पिछले बार इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। आज भी मतलब ज्वाइन के लिए आदेश जारी हुए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल से उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आदेश जारी हुए हैं, और माध्यमिक शिक्षक के लिए सही संचालक जबलपुर से आदेश जारी हो चुके हैं। उसी कल 6/10/2021 को आदेश जारी हुए। आज जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी है, वो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारियालय में उपस्थित हुए हैं, और पुनः मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अभिलेखों का सत्यापन हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर पुनः अभिलेखों का सत्यापन होगा। उसके बाद में संबंधित संस्था में जाकर के वे पुनः मतलब वहाँ जाकर के सत्यापन कराएंगे और वहाँ पर नियमानुसार पदभार ग्रहण करेंगे। नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती निवासी टिकुर शाहर ने बुधवार की शाम 5 बजे घर पे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक टिकुर पिता चंदनलाल सहारे वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती निवासी कबाड़ी खरीद कर बेचने का काम करता था, जो बुधवार को घर में ही था और सुबह से मोहल्ले में घूम रहा था। इस दौरान करीब 3 बजे कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 9 की बोड़े तालाब में गिर गया था, जिसे उसके द्वारा बाहर निकालकर वह अपने घर चला गया था, जहां पर उसकी पत्नी व बेटी जो मजदूरी का कार्य करने जाती है, वह शाम 6 बजे घर लौटी तो मृतक की बेटी झाड़ू लगाने के लिए घर के कमरे में झाड़ू ढूंढ रही थी। तभी
जो झाड़ू लेने के लिए बीच कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पिता दीवार के किनारे फांसी पर लटके हुए हैं।